कि सुनामी में बह गई बीजेपी, बह गई कांग्रेस और सब कह रहे कि केजरीवाल ने दिखाया दम, मोदी हुए बेदम। दीपक, आप भी कुमार विश्वास की तरह गीत लिखने लगी? नहीं, नहीं, ये हमारी डेस्क का काम है। ये हमारे हेडर में आप पढ़ रहे हैं ऊपर, अभी देखिए आप आएगा अभी। अच्छा, तो बीजेपी को नेता केजरीवाल ने दिखाया दम, मोदी हुए बेदम। लेकिन मोदी ने टेलीफोन कर दिया केजरीवाल को, टेलीफोन करके बोल दिया कि चाय पे बुलाया है सबसे पहले। और ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। लेकिन अब की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ 3 सीटों पर आगे चल रही है। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो 2013 के विधानसभा चुनाव में 1 नंबर पे थी, 2014 के लोकसभा चुनाव में विधानसभा सीटों के लिहाज से 60 सीटों पर आगे थी। उसने 2015 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 3 सीटों पर रुझानों में बढ़त पाई है। इतनी बुरी दुर्गति होगी भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी नहीं सोचा होगा, दिल्ली की जनता ने भी नहीं सोचा होगा। और आम आदमी पार्टी को 66 सीटों पर बढ़त मिली होगी रुझानों में, ये भी किसी ने नहीं सोचा होगा। खुद अरविंद केजरीवाल ने भी नहीं सोचा होगा। कांग्रेस साफ होगी, इसकी भविष्यवाणी खुद अरविंद केजरीवाल ने इंडिया न्यूज पर कर दी थी। वेंकैया नायडू का स्टेटमेंट आया कि हम हार को स्वीकार करते हैं। पहला किसी बीजेपी के बड़े नेता की ओर से ये बयान अभी आया। और वेंकैया नायडू पहले ही बचा चुके थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रभु मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, वो पहले ही बचा चुके थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उन्होंने क्या कहा? नहीं होगा, ये मोदी के ऊपर मैंडेट नहीं होगा, रेफरेंडम नहीं होगा, मैंडेट नहीं होगा। और तभी से चर्चा मीडिया में आने लगी थी कि बीजेपी कहीं ना कहीं लूज की तैयारी कर रही है और हार की तैयारी कर ली है। प्रभु, आपकी टिप्पणी क्या? की बात पहले जो उन्होंने ब्रेक से पहले भी शुरू की थी कि ये पहली बार इस तरह का चुनाव है। मैं ये नहीं कहता कि 1998 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 50% वोट मिले थे पार्लियामेंट इलेक्शन में, और 6 महीने बाद जब असेंबली का इलेक्शन है तो 15 केवल एमएलए की सीटें मिली थी और वोट कम होकर के 35% आ गए, यानी कि 15% का स्विंग तब भी हुआ था। उसके बाद 99 में फिर जाकर के 51% पार्लियामेंट इलेक्शन में पड़े। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं दिल्ली बीजेपी पार्टी के अंदर किसी तरह का कैंसर पड़ गया है। कैंसर जो है उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए कौन जिम्मेवार है कि 99 से लेकर के 2015 तक दिल्ली के अंदर कोई भी चेहरा खड़ा नहीं होने दिया गया जो पार्टी को इकट्ठा लेकर के चल सके। ये एक कॉन्स्पिरेसी है या बीजेपी के अंदर कोई वर्कर है नहीं कि राष्ट्रीय नेता तो बन सकते हैं, परंतु दिल्ली का नेता बनाने में अभी भी जो एक बन रहे थे अपने हर्षवर्धन जी, उनको भी प्रोजेक्ट नहीं किया गया। तो मेरे को लगता है कि इस तरह की बुरी हाल जो आज दिखाई दे रही है उसका कारण ये है कि बाहर से इंपोर्ट करके एमपी लाए गए। 5 एमपी ऐसे हैं जो बीजेपी के लेना देना नहीं था उन लोगों का, उनका दिल्ली की कार्यकर्ताओं के साथ कनेक्शन नहीं था। उसके ऊपर ला करके किरण बेदी का अच्छी ईमानदार ऑफिसर रही होंगी, परंतु बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ उनका कनेक्शन नहीं था। उन्होंने भाषण से पहले ही कह दिया खड़ा होने के बाद कि मैं चुनाव हार गई तो मैं वापस चली जाऊंगी, यानी कि उनकी पॉलिटिकल कमिटमेंट बिल्कुल नहीं थी, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो भी निराश होकर के खड़े हो गए कि इस पार्टी में पुराने कार्यकर्ताओं की कोई जगह नहीं है। बिल्कुल नहीं, आप ये देखिए कि लीडरशिप का दिल्ली में नहीं है, उसका असर देखिए। कॉर्पोरेशन जहां स्टेट लीडरशिप का बहुत रोल नहीं होता, इंडिविजुअल कैंडिडेट और ऑर्गेनाइजेशन का रोल बचता है, वहां 2 कॉर्पोरेशन के चुनाव बीजेपी जीती। लेकिन ये 5वां चुनाव है लगातार जो तीनों के जीती। और ये आप देखिए कि 93 से 98 के बीच में 3 मुख्यमंत्री बदले बीजेपी ने। मदन लाल खुराना जो सबसे लोकप्रिय थे, हवाला में नाम आया, उनको हटा दिया, लेकिन जब नाम क्लियर हुआ तो वापस नहीं लाए। उनको फिर दिल्ली की राजनीति में लाए ही नहीं। उनको स्टेट साहब सिंह वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया, छोटा मोटा मिनिस्ट्री दी उनको, बड़ी मिनिस्ट्री भी नहीं दी। और उसके बाद राज्यपाल बना दिया। साहब सिंह वर्मा को बनाया, उनको हटाया, दुर्भाग्य से उनकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। 3 महीने पहले चुनाव से मैं आपको रोकूंगा। कुमार विश्वास की बाइट आ रही है, फिर हम इस विश्लेषण पर जाएंगे। कुमार विश्वास को सुन लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं। देश पिछले 4 वर्ष से बेचैनी है, वो अपने रास्ते तलाश कर रहा है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी आए थे, क्योंकि हमने एक बेचैनी पैदा की थी कांग्रेस के कुशासन के विरुद्ध, लेकिन कुछ ज्यादा बदला लोगों को लगा नहीं। तो सारे कार्यकर्ताओं का बहुत मेहनत है। हम लोग 1-1, 1:30 बजे घर पहुंचे हैं और सुबह फिर 6 बजे पदयात्रा के लिए चल पड़े हैं। पिछले 1 महीने में सबने बहुत मेहनत की है। कैसे मनाएंगे आज शाम को मेरे घर पर सभी साथी जो हमारे आंदोलन के हैं, अरविंद और तमाम साथी, वहां शाम को खाना खाएंगे। और हमने अपने कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध किया है, आपके माध्यम से भी कह रहे हैं, विजय का पहला लक्षण विनम्रता है।
इस देश में दिल्ली की जनता ने प्रतिपक्षी पार्टी की अहमन्यता और अहंकार को भी नकारा है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जुलूस न निकालें, सबको प्रणाम करें, सबको आभार व्यक्त करें, सोशल नेटवर्किंग पर कहें, हर जगह कहें और बड़ी विनम्रता के साथ काम करने में जुट जाएं। कोई भी ऐसी चीज ना करें जिससे आम आदमी पार्टी की सकारात्मक राजनीति के प्रति कोई भी प्रश्न चिन्ह उठे। संजय सिंह जी, उम्मीद से बढ़कर मिला, इतनी तो आपने भी उम्मीद नहीं की होगी। इस बड़ी और ऐतिहासिक जीत के लिए दिल्ली की महान जनता को बहुत बहुत बधाई। आम आदमी पार्टी के निष्ठावान संघर्षशील कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। और मैं इस बड़ी जीत के साथ ही अपने साथियों से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि ये जीत आपको नकारात्मकता की राजनीति के खिलाफ भी मिली है, ये जीत आपको असभ्यता और अभद्रता की राजनीति के खिलाफ भी मिली है। तो इसलिए आज जीत के बाद हमें अपनी विनम्रता का, शालीनता का आभूषण नहीं छोड़ना है। जीत के बाद भी कहीं ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है जिससे हमारे किसी भी विपक्षी साथी को कहीं तकलीफ पहुंचे, उनका मजाक नहीं उड़ाना है। विनम्रता पूर्वक अपने इस अभियान को जैसे यहां तक आगे बढ़ाया वैसे आगे बढ़ाना है। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। उसके बाद मैनिफेस्टो और अब उसके बाद आज ये घड़ी आई है। आशीष खेतान उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आज आपकी चेहरे की स्माइल रुक नहीं रही है। पिछले 8 महीनों में सत्ताधारी दल में बैठे लोगों ने हमारे ऊपर जो हमले किए, जिस तरीके की नफरत की राजनीति, हमलों की राजनीति, अभिमान की राजनीति, गुरूर की राजनीति से आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश करी है, आज लोगों ने उस राजनीति को नकार दिया है। आज ये जनता की जीत है। जनता ने अपने आप को वोट दिया है, जनता ने अपने आप को बहुमत दी है, जनता ने अपने आप को जिताया है। तो ये जनता की जीत है, दिल्ली की जीत है। आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया है, लोगों ने ये वोट दिया है उस नई राजनीति को जो देश में आम आदमी को अब राजनीति में लेकर आना चाहती है। अब राजनीति सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के लिए नहीं होगी, राजनीति अब देश की 100% जनता के लिए होगी। जश्न होगा, जनता का जश्न होगा। लेकिन मैं अपने सारे कार्यकर्ताओं से, अपने सारे समर्थकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आज संयम से काम लें, अपनी जीत में भी, जीत के जश्न में भी अपना संयम दिखाएं और जिस तरह की राजनीति को हम हरा कर आए हैं उस तरह की राजनीति का जरा सा भी लक्षण अपने आप में हम ना दिखाएं। अभिमान नहीं है, गुरूर नहीं है, हमें आज और हम्बल हो जाना है, हमें आज और शालीन हो जाना है, हमें आज और विनम्र हो जाना है। तो ये मेरी जनता से भी अपील है और समर्थकों से भी अपील है। बनारस से लेकर के दिल्ली में इस बार तो आप तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं को सुन रहे थे और यकीनी तौर पर हौसले बुलंद हैं, बुलंदी का आसमान छू रहे हैं। और इस बीच बीजेपी का क्या कहना है, उन बीजेपी के भी बयान आने लगे। हमारे संवाददाता राकेश कुमार सिंह ने दिल्ली बीजेपी प्रभारी प्रभात झा से खास बातचीत की। दिल्ली विधानसभा के चुनाव परिणाम बीजेपी के लिए अच्छे नहीं हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के दिल्ली प्रभारी प्रभात झा जी हैं। प्रभात जी, किस तरह से परिणाम को आप देख रहे हैं? देखिए, हम दिल्ली के मूड को नहीं समझ पाए। कहीं न कहीं हम दिल्ली के मानस को समझने में असफल रहे और यह हमें स्वीकार करने में कहीं भी कोई कोताही नहीं है। संगठन है, हार जीत लगी रहती है, लेकिन हम नहीं समझ पाए। यह स्वीकार करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिम्मेवारी किसकी? मेरी है, मैं प्रभारी हूं, मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी लेने में कहीं कोई कोताही नहीं बरतता। निश्चित तौर पर मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा, जिस तरह से नरेंद्र मोदी कमान संभाल रहे थे, अमित शाह जिस तरह से, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए एक झटका है? कोई झटका नहीं है। दिल्ली में चुनाव था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहां थे, देश में कहीं और चुनाव नहीं था। प्रधानमंत्री जी हर चुनाव में गए हैं, इसमें उन पर क्या झटका? हाँ, हम सब के लिए दिल्ली का मूड समझने में जो असफलता हुई है उसका विश्लेषण करेंगे। हार किन किन कारणों से हुए हैं उन पर विचार करेंगे। लेकिन अभी एकदम तो हम इतना ही जानते हैं कि हम दिल्ली का मूड समझने में असफल रहे। क्या मोदी सरकार के जो 9 महीने के कार्यक्रम हैं, जो कार्यकाल है, क्या उस पर रिफरेंडम? क्या 1.5 महीने पहले महाराष्ट्र के चुनाव हुए, हरियाणा के चुनाव हुए, झारखंड के चुनाव हुए, कश्मीर के चुनाव हुए, वो रिफरेंडम नहीं था? ये सब चीजें उससे जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, दिल्ली का मूड समझने में हम असफल रहे हैं। किन कारणों से, वो सब अब विश्लेषण की बात है। जब चुनाव में पार्टी बैठेगी, विश्लेषण करेगी, तो उन सभी कारणों का पता लगाएगी कि हम दिल्ली का मूड भांपने में असफल क्यों रहे। अच्छा, क्या किरण बेदी भी एक कारण है?
देखिए फिर वही बात है, अनेकों कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूं उन्हीं का कारण है तो क्या पार्टी का संगठन नहीं था? सवाल किसी एक को दोष देकर या किसी एक का नाम लेकर बात नहीं होती है। इस समय तो हम दिल्ली का मूड समझने में असफल रहे हैं और हमें उस असफलता के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार अपने को मानता हूं। बिल्कुल दीपक, बड़े सधे हुए शब्दों में उन्होंने अपनी बातें रखी। बिल्कुल सधे हुए शब्दों में नहीं रखते तो गड़बड़ा जाते शीतल, और गड़बड़ाने का बहुत बड़ा खामियाजा प्रभात झा को भुगतना पड़ता अगर वो गड़बड़ाते। अब सब तोल मोल के बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की विशेषता है कि वो तोल मोल कर बोलते हैं, और तोल मोल कर उनको इसलिए बोलना पड़ेगा क्योंकि अब जो सवाल उठेंगे वो नरेंद्र मोदी के सरकार के परफॉर्मेंस पर उठेंगे, और बीजेपी ने खुद नरेंद्र मोदी के परफॉर्मेंस को दांव पर लगाया है, अमित शाह की स्ट्रैटेजी को दांव पर लगाया है, क्योंकि सब कुछ सेंट्रलाइज्ड हुआ था, सब कुछ केंद्र के कहने पर हुआ था। चाहे वो किरण बेदी को लाने का हो, चाहे वो चलो चले मोदी का नारा हो, चाहे आखिरी 2 दिन में जिस तरह से विज्ञापन दिए गए केंद्र सरकार के कामकाज को लेकर, केंद्र सरकार के 8 महीने को लेकर उसको हो। तो अगर इन तमाम चीजों को देखा जाए, किसका चेहरा आगे रखा गया? बेदी का रखा गया, लेकिन उससे ज्यादा आगे मोदी का चेहरा रखा गया। इसको भी हमको भूलना नहीं चाहिए। तो वाकई में जिम्मेदारी किसकी? सबसे पहले मैं अशोक टंडन जी से पूछता हूं, अशोक टंडन जी वाकई जिम्मेदारी किसकी? क्योंकि पहले मोदी का चेहरा रखा गया, उसके बाद बेदी का चेहरा रखा गया। देखिए मुझे लगता है, मैंने पहले भी कहा कि 2013 के दिसंबर के चुनाव के समय से ही दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने का मन बना लिया। अगर ऐसा होता तो फिर हर्षवर्धन और भारतीय जनता पार्टी को वो नंबर 1 की पार्टी कैसे बनाती? अगर केजरीवाल के लिए उन्होंने मन बना लिया था तो। लेकिन उसमें जो चूक रह गई, इस बार कोई वो ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहते थे कि कहीं फिर से वो बनने से रह न जाए। लेकिन इसमें दीपक बार बार मैं एक बात कहता हूं कि बीच में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, तो क्या कारण था कि वही लोग जो आम आदमी पार्टी के नेता को दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, उन्होंने इस बीच में नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री क्यों बनाया? और वापस दिल्ली के चुनाव आते समय फिर से वो अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए डिटरमिन्ड थे। इस हद तक डिटरमिन्ड, क्योंकि हम ये मत भूलिए कि हम लगातार चौथा चुनाव हार रहे हैं। ये दिल्ली का पांचवा 98 में हारे, 2003 में हारे, 8 में हारे, 13 में हम आगे रहे लेकिन जीत नहीं पाए, और 2015 में भी हारे। तो ये कहीं ना कहीं जो अभी प्रभु जी बात कर रहे थे, एक सीरियस हमें इसको थॉट देना पड़ेगा। और जो आप बात कर रहे हैं, हमें बहुत सीरियस तरीके से आत्ममंथन करना की वजह वो उसमें और आपके इस कथन में कि किरण बेदी वन ऑफ द रीजंस है, इसमें बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, और आप इसे समझ रहे हैं अच्छे से। देखिए मैंने क्या आपको बोला, आप मेरी बात को ट्विस्ट ना करें। मैंने सिर्फ इतना बोला, अभी प्रभात जी ने झानी में अपनी जिम्मेवारी ली है, हरीश खुराना भी जिम्मेवारी लेता है। जहां जहां जो लोग जिम्मेवार हैं, सबकी जिम्मेवारी है, सामूहिक नेतृत्व की जिम्मेवारी है। आपसे गलती कहा होगी, कहीं जो आपने अभी आपसे गलती कहा। अगर आप भी जिम्मेदारी ले रहे हैं, अगर आप भी जिम्मेदारी ले रहे हैं, हार के कारणों का विश्लेषण अभी आप मेरी बात सुन लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए। कुछ तो कारण हो रहे होंगे ना, कुछ तो बताइए हमें। आप ऐसे कैसे बच के जा सकते हैं? मेरी बात पूरी सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात आप सुन लीजिए। अभी आपने एक विश्लेषण किया कि खुराना और साहब सिंह जी के बाद दिल्ली के अंदर कोई ऐसा मास लीडर नहीं हो पाया, तो ये वाकई सोचने का कारण है। दिल्ली के अंदर हमें सोचना पड़ेगा इस मामले में कि हम दिल्ली के अंदर ऐसा कोई नेतृत्व पैदा करें जो दिल्ली को साथ लेकर चल सके। ऐसा कोई नेतृत्व तो पैदा होगा कि नहीं? मैं आपके पास आऊंगा। ऐसा नेतृत्व तो पार्टी बढ़ाएगी कि नहीं? सीधे चलते हैं इरफानुल्लाह साहब के पास। इरफानुल्लाह साहब, आपने कहा था एक रात में नहीं बनता खुराना। मैं आपके पास आता हूं, मुझे भी पता है नेतृत्व तो एक रात में नहीं बनता, लेकिन बीजेपी ने अपने नेतृत्व को कैसे काटा? बीजेपी ने अपने नेतृत्व हुआ था पूरे असेंबली को, लोग नाराज थे, लोग डिलीवर करना चाहते थे, लोग परेशान थे, उनके सामने समस्याएं थी। तो भाजपा जब से पार्टी पावर में थी, उसको इस तरफ देखना चाहिए था, क्योंकि सेंटर का रूल चल रहा था यहाँ। तो मैं समझता हूं कि लोगों की नाराजगी भी है और लोग डिलीवरी चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि उन्हें डिलीवर किया जाए। ब्रांडिंग से बहुत ज्यादा काम चलने वाला नहीं है। ब्रांडिंग एक वक्त तक ठीक होती है, इलेक्शन तक ठीक होती है, चुनाव तक ठीक होती है, लेकिन 9 महीने गुजर गए, भाजपा की सरकार को कोई डिलीवर नहीं कर पाए। और मैं समझता हूं कि दिल्ली के अवाम ने एक डिसिसिव फैसला किया है एक डिलीवरी के लिए,
कि एक गुड गवर्नेंस के लिए, और वो समझते हैं कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल वो दे सकते हैं। जी जी। तो दिल्ली की जनता ने निर्णायक फैसला किया और क्या खूब फैसला किया, बम्पर जीत की ओर अरविंद केजरीवाल। रुझानों में तो अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल छप्पर फाड़ दिए है। अब नतीजा भी एक एक सीट का सटीक नतीजा हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, देखते रहिए। पार्टी 65 सीटों पर आगे, बीजेपी 4 पर, अदर्स 1 और कांग्रेस 0 पर। कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई है। दीपक। बिल्कुल, कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई है और 2 लोगों के इस्तीफे हुए हैं कांग्रेस के खाता न खुलने पे। 2 लोग, ये कौन कौन से हैं? अरविंदर सिंह 0 पर कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई है। दीपक। बिल्कुल, कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई है और 2 लोगों के इस्तीफे हुए हैं कांग्रेस के खाता न खुलने पे। 2 लोग, ये कौन कौन से हैं? अरविंदर सिंह लवली और साथ ही साथ अजय माकन। सूत्रों से खबर है कि इन दोनों ने अपने अपने पद से इस्तीफे दे दिए हैं। अजय माकन ने अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। साथ ही साथ सतीश उपाध्याय और प्रभात झा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भी कहा है कि हार की जिम्मेदारी सामूहिक है। हालांकि प्रभात झा कह रहे हैं कि हार की जिम्मेदारी उनकी भी है, क्योंकि वो दिल्ली बीजेपी के प्रभारी हैं। हार की जिम्मेदारी वो खुद भी लेते हैं। इस बीच तस्वीरें आई हैं, जश्न की तस्वीरें हैं। अरविंद केजरीवाल जिस कमरे में अपने जीत देख रहे हैं टीवी के ऊपर, वहां के जश्न की तस्वीरें हैं। ये वो तस्वीरें हैं जहां अरविंद केजरीवाल अपने दफ्तर के अंदर टीवी में समाचार देख रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह की सुनामी उनकी पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर आगे है। 70 सीटों के रुझान मिल चुके हैं हमको। आप 64 सीटों पर, कांग्रेस 0 पर और अदर्स 1 सीटों पर। इस तस्वीर को देखें दीपक, बेहद दिलचस्प है। संजय सिंह ने उठाया हुआ है अरविंद केजरीवाल को। हालांकि अरविंद केजरीवाल आश्वस्त है उनकी तो जीत होनी होनी है। 15 तारीख को हम शपथ भी लेंगे, ये भी वो ऐलान पहले कर चुके थे। लेकिन अब यहाँ फाइनली ये तस्वीर जो है ये अपने आप में बहुत कहती है, बहुत कुछ कहती है। हल्के फुल्के अंदाज में मुस्कुराते हुए फाइनली एक सेंस ऑफ रिलीफ अरविंद केजरीवाल को। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल जो है, और ये आपके दफ्तर में जश्न की तस्वीर, ढोल नगाड़े बजने लगे। सुबह से ही आपके दफ्तर को दुल्हन की तरह सजाया हुआ है, गुब्बारे लगे हुए हैं, जश्न का वहां पर इंतजाम है। और सीधे चलते हैं पटेल नगर, जहां पर हमारे संवाददाता राजीव शर्मा खड़े हुए हैं। राजीव शर्मा, राजीव, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे किस तरह का जश्न वहां मन रहा है? सुन रहे हैं विशाल डडलानी के गाने चल रहे हैं वहां पर। जय दीपक जी, 5 साल केजरीवाल, कब मेरा रंग दे बसंती चोला बन जाता है पता नहीं चलता। केवल पड़ा कि भाई मुझे 5 साल दे दीजिए, 49 दिन में जो किया मैंने किया। माफी मांगने का भी असर पड़ा और वो बीजेपी ने जो भगोड़ा उन पर लगाने की कोशिश की, वो चस्पा नहीं हो पाया। दीपक देखिए, अब जनता के अंदर जो डेमोक्रेसी होते हैं दीपक, तो वहाँ पर हीरो को वर्शिप किया जाता है। जैसे आदमी की जो अपने आप को तो लगता है कि ये सभ्य है, सब चीजें मान करके सबको लेके, जैसे अटल जी। हीरो तो नरेंद्र मोदी, अटल हीरो का इसलिए उसको वोट मिले ना। इसे अटल जी को क्यों रेस्पेक्ट करते थे लोग? वो कभी किसी कन्फ्रंटेशन नहीं करते थे, चुप रहते थे। अपने अटल जी की एक तरह की छवि बन गई थी कि उनसे भला आदमी कोई नहीं है, सबको ले चलने वाले हैं। इस बार केजरीवाल की स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर थी। एक तरफ मोदी जो है, जो एग्रेसिव हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जो है उनसे ज्यादा एग्रेसिव है। यहाँ तो लड़ाई होती है, स्पोक्स पर्सन कंपटीशन कर रहे थे कि कपड़े कितने अच्छे पहने, गालियां कितनी बुरी दें। तो उसमें कंपटीशन के अंदर केजरीवाल को टारगेट जो बनाया गया, उनको लगा कि अगर मैं टारगेट बन गया तो मेरी छवि ऐसी होनी चाहिए कि मैं रिएक्ट नहीं करता, मैं उनके लेवल पर नहीं आना चाहता। तो इस सिलेक्शन में यह हो कि केजरीवाल बीजेपी के नेताओं से काफी ऊंचा उठ गए, अपनी भाषा से, अपने व्यवहार से, अपनी कथनी से और अपनी करनी से। कोई भी नेगेटिव बात उन्होंने अपने पिछले 1 महीने के अंदर किसी के खिलाफ नहीं की, जबकि बीजेपी के सारे नेता कंपटीशन में थे कि केजरीवाल को अगर हम गाली देंगे शायद हमारे को अगला पद जल्दी मिल जाएगा। वो पद गवा बैठे सारे के सारे। दूसरी बात है, तो पद पाने की जो प्रतिक्रिया थी उसमें मंत्री, सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर भी जुड़ गए उसके अंदर जाकर के। तो मुझे लगता है केजरीवाल ने उसको पकड़ करके कि मेरे को जितनी गालियां पड़ेंगी, मेरे को शालीनता दिखानी चाहिए। गांधी जी का फॉर्मूला ये तो नहीं अपनाया कि एक तरह से थप्पड़ मारो मैं दूसरा गाल आगे कर दूंगा, वो नहीं किया। परंतु अपनी भाषा के माध्यम से वो मिडिल क्लास को भी अपने सामने लाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने प्रो बिजनेस बात भी करनी शुरू की। उनका 20 अगर देखे एजेंडा आप, उसके अंदर बिजनेस के बारे में उन्होंने कहा कि हम बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलप करेंगे। तो केजरीवाल की स्ट्रैटेजी ये थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग एरोगेंट हैं, वो सिर्फ गाली की भाषा में विश्वास करते हैं। मैं जो है काम की बात करता हूं, गुड गवर्नेंस की बात करता हूं, डिलीवरी की बात करता हूं। बिल्कुल, डिलीवरी की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, लेकिन
जिस तरह के मुद्दे उन्होंने उठाए, वो पानी से चिपके रहे, वो बिजली से चिपके रहे, वो भ्रष्टाचार से चिपके रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी अगर चिपके रहे तो झुग्गी में बनने वाले घरों से चिपके रहे, वो भी 2022 तक का वादा दिया। यहाँ पे मैं जानना चाहता हूँ कि एक आदमी जिसको तात्कालिक जरूरत क्या होती है, 13,500 से के आसपास की इनकम ग्रुप वाले या उससे कम इनकम ग्रुप के 60% लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि उसको खाना, पानी, बिजली चाहिए डेली मर्रा की जरूरतों में, या 2022 तक के एक फ्लैट मिलेगा, इसका प्रॉमिस चाहिए। नहीं, देखिए, नरेंद्र मोदी क्यों जीते? उन्होंने लोगों के बेहतर भविष्य का सपना दिखाया कि हम आम आदमी की जिंदगी में बदलाव लाएंगे, रोजगार का वादा किया। तो इसी तरह से अरविंद केजरीवाल ने लोगों की जो रोजमर्रा की जरूरत है वहां तक अपने को सीमित रखा। बीजेपी के लिए मतलब अब जो नतीजे हैं वो साबित करते हैं जो दो बातें। प्रदीप जी, आपको 2 मिनट एक कुछ सेकंड के लिए रोक रही हूँ। इस बीच 2 बड़ी खबरें आ रही है। एक तो ये कि 14 फरवरी को अरविंद केजरीवाल का शपथ ग्रहण हो सकता है, ऐसी खबर आ रही, और दूसरी खबर ये है कि अब से थोड़ी देर बाद तकरीबन 12 से 15 मिनट के बीच में अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिस पर नजर होगी पूरे देश की। आप अपनी बात करें। वैलेंटाइन डे कब है? वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो 15 फरवरी को शपथ लेंगे। लेकिन 14 का चक्कर ये है कि 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है, इसीलिए वर्ल्ड कप का पहला मैच है 15 फरवरी को। और अरविंद केजरीवाल से कई लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि कृपया आप 15 फरवरी को शपथ न ले, क्योंकि मैच का मजा किरकिरा होगा और अरविंद को देखने लोग ज्यादा आएंगे, इनको मैच को कम देखेंगे अगर वो। नहीं सर, ऐसा नहीं है। अरविंद को कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप कृपया 15 फरवरी को शपथ न ले। सीधे इरफानुल्लाह के पास चलते हैं, उनसे ही कंफर्म करते हैं। इरफानुल्लाह जी, खबर ये आ रही है कि 15 फरवरी की बजाय 14 फरवरी को शपथ लेंगे। क्या आपके पास ऐसी कई सारी रिक्वेस्ट आई है कि 15 फरवरी को चूंकि वर्ल्ड कप का मैच है भारत और पाकिस्तान का, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी 15 फरवरी को शपथ न ले? हाँ, ये रिक्वेस्ट है नौजवानों की, और चाहते हैं लोग कि उसे देखें, दोनों चीजों को देखें। तो दोनों चीजों को देखने के लिए उसमें तो कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि नौजवानों को इस मांग को मान सकते हैं इरफानुल्लाह जी आप? हाँ, नहीं, जाहिर बात है, हमने तो हमेशा ये आवाम की पार्टी है, आम आदमी की पार्टी है। आम आदमी की जो सोच और आम आदमी की जो तमन्ना है, ख्वाहिशें हैं, वो पूरी करती है आम आदमी पार्टी। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल साहब उसे सीरियसली सोच रहे हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूं कि बार बार पूरे कैंपेन के दौरान बीजेपी की तरफ से, बाकी पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से अरविंद केजरीवाल को भगोड़ा कहा गया। आपने इस डिसएडवांटेज को एडवांटेज में कैसे कन्वर्ट किया इरफानुल्लाह साहब? देखिए दीपक भाई, ये जो कुछ भी मिथ क्रिएट किया गया था भगोड़ा कहकर, लोग भगोड़ा नहीं कह रहे थे। दिल्ली के अवाम तो समझ रहे थे। लेकिन इरफानुल्लाह साहब अरविंद केजरीवाल से भाजपा और कांग्रेस दोनों ने मिलकर असेंबली के फ्लोर पर वोटिंग करके खुद इसके लिए मजबूर किया गिराने के। वो क्यों फिर खुद इसके लिए माफी मांग रहे थे कि मैं चला गया, मुझे नहीं जाना चाहिए था? बूढ़ी माँ जो है, एक बुजुर्ग महिला ने अरविंद केजरीवाल जब इतना नहीं, देखिए अरविंद केजरीवाल साहब ने अरविंद केजरीवाल साहब ने जब भी माफी की बात कही आवाम के सामने, उन्होंने सारे तथ्य रखे पहले, सारी चीजें रखी सामने, और उसके बाद कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल जनता के सामने आ गए हैं। और अब हम सुनते हैं अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल्ली के लोगों ने वाकई कमाल कर दिया। ये लोगों की जीत है, ये सच्चाई की जीत है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास संसाधन है,
लेकिन जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, हम लोग सच्चाई के रास्ते पे चले, और जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, तो इस दुनिया की सारी, इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी मदद करती हैं। आज जो नतीजे आए हैं वो वाकई अद्भुत हैं। मैं दिल्ली की जनता को सलाम करता हूं। लेकिन जो कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत की, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी, 24-24 घंटे ये उन कार्यकर्ताओं की जीत है। लेकिन अंदर एक डर भी लग रहा है। इट्स वेरी स्कैरी, जितना बड़ा बहुमत दिल्ली की जनता ने हमें दिया है। मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा सभी कार्यकर्ताओं से, सभी हमारे एमएलए से, पूरी पार्टी से, जरा सा भी अहंकार मत करना। आज जो कांग्रेस का हाल हुआ वो उनके अहंकार की वजह से हुआ। आज जो बीजेपी का हाल हुआ वो उनके अहंकार की वजह से हुआ। अगर हमने अहंकार किया, कि कभी सरकार इनके खिलाफ एक्शन ना ले ले। इनको खींच के ले आया, मैंने कहा डरो मत, सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी। दोस्तों, जो कुछ भी मेहनत मैं करता हूं वो मैं मेहनत बिल्कुल नहीं कर पाता अगर मुझे इनका साथ नहीं मिलता। मेरे पिताजी हैं, अगर और हमारे परिवार का त्याग, हमारे परिवार का सपोर्ट, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की भारत माता की। उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरा प्रधान बदल डाला, दिल्ली में बदन दबाकर पूरा हिंदुस्तान बदल डाला। असली चुनौतियों का समय अब शुरू हुआ है। असली चुनौतियों का समय दोस्तों अब शुरू हुआ है। एक एक व्यक्ति को अरविंद केजरीवाल बनना पड़ेगा, पूरी दिल्ली के लोगों को। पार्टी के सारे साथी, भाई पंकज जी, दिलीप पांडे साहब, हमारे संजय सिंह, नारा किसका था? संजय सिंह का। आशीष खेतान, जिन्होंने टीवी चैनल पर बहुत गालियां सुना, हमारा लड़का दिल्ली के प्रभारी, जोरदार तालियों से। जी ने कहा हमारे अंदर रंच मात्र भी अहंकार नहीं आना है, और ये हमारे जो जमीन पर हमारे योद्धा हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं उन पर भी लागू होता है, और ये बात अरविंद जी पर भी लागू होती है, हम पर भी लागू होती है, कुमार जी पर भी लागू होती है। हमने दुनिया को कि भारत के अंदर एक नई राजनीतिक क्रांति की शुरुआत है, एक नया राजनीतिक विकल्प हम देने जा रहे हैं।
रहे हैं और ये बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा, कस के नारा लगाते हैं, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ऐतिहासिक और बड़ी जीत के लिए फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। थे और जैसा कि उन्होंने कहा कि पार्टी की शानदार जीत हुई है, अप्रत्याशित है ये, लेकिन मैं डरा हुआ हूं, हमें अहंकार नहीं दिखाना है। प्रभु जी, जैसा कि केजरीवाल कह रहे थे, बेहद भावुक तो वो नजर आ ही रहे थे, बेहद भावुक आज वो नजर आ रहे थे। उनका ये कहना कि ये जीत जो है ये अप्रत्याशित है, लेकिन मैं बहुत डरा हुआ हूं, आई एम स्कैर्ड। स्कैर्ड शब्द का इस्तेमाल। स्कैर्ड इसके पीछे देखिए, उनका अगर आप साइकोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे तो अपने पत्नी और अपने पिताजी को पहली बार उन्होंने पब्लिक के अंदर जाकर खड़ा किया, तो जो उनको डर लग रहा था कि किस तरह से ताकत मिली है उनको परिवार से, अपनी पत्नी से और फादर से, ये केजरीवाल का नया रूप हमारे को दिखाई दे रहा है कि वो अपने आप को उतना, जैसे पहले उनको लगता है कि भगोड़ा है, एरोगेंट आदमी है, परंतु आज पहली बार लगा कि वो अपना जो भविष्य जो है एक बड़े नेता की तरह प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को स्टेट्समैन की प्रोजेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अब दिल्ली जीती है, मैंने उस दिन भी कहा था कि अगला जो उनका टारगेट होगा किसी और स्टेट को जीतना, और मेरे को लगता है कि पंजाब जिसके अंदर आपने 4 एमएलए एमपी की पार्टी जीती थी, अगला चुनाव पंजाब में कांग्रेस वर्सेज केजरीवाल होने वाला है। तो आज का उनका जो भाषण है एक बड़ा वो स्टेट्समैन की तरह बोल रहे हैं कि मैं सबको साथ लेकर के चलूंगा, मैं पारिवारिक आदमी हूं, मैं अहंकारी नहीं हूं, और सब व्यक्ति जो वहां पर बोल रहे हैं कि अहंकारी हम नहीं हैं। तो उनको लगा कि बाकी पार्टियां जो हारी हैं वो अहंकार की वजह से हारी हैं, तो अहंकार को, वर्कर को भी छोड़ना। ये पहली बार उन्होंने ये कहा कि जुलूस भी नहीं निकालना है आपको, कि जुलूस से कई बार होता है झगड़ा हो जाता है, पत्थरबाजी। दिल्ली की जनता ने हमें दिया है। मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा सभी कार्यकर्ताओं से, भाई 2 मिनट, सभी हमारे एमएलए से, पूरी पार्टी से, जरा सा भी अहंकार मत करना। आज जो कांग्रेस का हाल हुआ वो उनके अहंकार की वजह से हुआ। आज जो बीजेपी का हाल हुआ वो उनके अहंकार की वजह से हुआ। अगर हमने अहंकार किया तो यही सबक जनता हम लोगों को 5 साल के बाद सिखाएगी। हम लोगों को बिल्कुल अहंकार नहीं करना है। हाथ जोड़ के सब लोगों की सेवा करनी है, दिल्ली के लोगों की सेवा करनी है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन मुझे जनता पे यकीन है कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता के साथ मिलके हम दिल्ली को ऐसा शहर बना सकते हैं जिसके ऊपर गरीब और अमीर दोनों गर्व करेंगे। ये मेरी पत्नी है, ये कभी भी सामने नहीं आती, ये सरकार में काम करती है। एक डर लगा रहता है कि कभी सरकार इनके खिलाफ एक्शन ना ले ले। इनको खींच के ले आया, मैंने कहा डरो मत, सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी। दोस्तों, जो कुछ भी मेहनत मैं करता हूं वो मैं मेहनत बिल्कुल नहीं कर पाता अगर मुझे इनका साथ नहीं मिलता। मेरे पिताजी हैं, और हमारे परिवार का
त्याग, हमारे परिवार का सपोर्ट, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की बहुत बड़ी कहावत है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है।